बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन मोहतरम, नशा एक लानत है और इस लानत के बारे में हम पैदा होते हैं, सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे अजीज़ क़ारिब, हमारे माशरे के वो लोग जो बड़े अक्लमंद होते हैं, जो अच्छे शरीफ घरानों से होते हैं, इस नशे में मुब्तला हो जाते हैं। आज हम देखेंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये जानेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो नशे में मुब्तला होते हैं, क्यों मुब्तला होते हैं, क्या हर नशावर की कहानी सिर्फ लव स्टोरी है, डिप्रेशन ही है, एंजाइटी है, कारोबार में फ्लॉपनेस है या कुछ और है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ज़ोबिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई एम गुड। डॉक्टर साहब, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है आपसे कि क्यों हमारा माशरा नशे की तरफ मजीद बढ़ता जा रहा है? अच्छा, मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको आंसर कहूँगी कि अभी आपने कुछ 2-3 बातें कही, उससे हट के एक चीज़ ये है कि आजकल गैजेट्स का यूज़, सोशल मीडिया का यूज़, जिसके ऊपर स्क्रॉलिंग, आप देखें कि आप जो है दूसरों को देख के फैस्किनेट होते हैं और उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। वसाइल की कमी होती है और फिर उस जैसा बनने के लिए आप हर शॉर्टकट की तरफ जाते हैं और वो शॉर्टकट आपको जिस तरफ ले जाए, इंस्टेंट प्लेयर, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, या आपको आई थिंक कि वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वे है कि जिसका आपको प्लेयर मिल रहा है, आपको जैसे ही इंट्रोड्यूस होता है आप उसको कर लेते हैं। नशे का फ़ायदा भी होता है या सारे नुकसान हैं? देखिए, अगर हम एज अ प्रोफेशनल देखें तो हम तो नुकसानात के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन अगर द वन हु इज एडिक्टेड टू इट, उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसके पर्सपेक्टिव से प्लेयरेबल इफेक्ट इज देयर। उनको कहीं ना कहीं वो डोपामीन मिलता है, डोपामीन रश आता है, प्लेयर मिलता है, मजा आता है, एंजॉयमेंट फील होती है। उस बज की चक्कर में वो दोबारा बार बार उसके ऊपर जाते हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि ख़वातीन और मर्द दोनों का क्या अलग-अलग प्लेयर है? मर्द अपने आप को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करता है, उसको लगता है मज़ा आ गया, लड़कियां प्यारी लग रही हैं, गाड़ी ड्राइव करते हुए मज़ा आ रहा है, सिगरेट पीते हुए जब नशे की हालत में। औरत को क्या मज़ा मिलता है? प्लेयरेबल इफेक्ट दोनों का है। नहीं, वो प्लेयर क्या कैसे? मजे की जो बात कर रहे हैं ना कि फीमेल्स आर मोर इमोशंस ओरिएंटेड, व्हेन दे आर मोर इमोशन ओरिएंटेड तो डेफिनेटली देखें कि वो एस्केप रूट देखती हैं। अब अगर फीमेल्स के ऊपर देखें कि फीमेल्स नशा क्यों करती हैं, तो उसमें से सबसे जो मेन कॉज है दैट इज दिस कि उनको घर में जो अब्यूज किया जाता है, उनकी जो आइसोलेशन है, वो उसको मिनिमाइज करने के लिए, उस अब्यूज को खत्म करने के लिए, घर की लोनलीनेस को खत्म करने के लिए, टेंशन स्ट्रेस को खत्म करने के लिए वो लेती हैं। और क्योंकि मजा साथ में अटैच है तो कहीं ना कहीं वो वक्ती आइसोलेशन खत्म हो जाती है, मजे में तब्दील हो जाती है। कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन, सैडनेस की वो लड़की जिसके अब्बा जान सिगरेट पीते हैं, उसके इर्द गिर्द बड़ी खवातीन डरपोक सी रहती हैं, उस तक नशा एक्सेस कैसे करता है? उसको नशा ये ला कर कौन देता है? उसे पता क्या लगता है कि चरस, अफीम, पाउडर, ये मुझे अल्लाह की कसम अभी तक इनमें कंपैरिजन नहीं आता। मुझे नहीं पता कि मुझे सामने रख दिया जाए तो शायद मैं ये बता ही ना सकूं कि ये कौन सा नशा है। तो ये खातून को कैसे पता लगता है ये सब? यहाँ पे सिंपल मैं एक बात कहूंगी कि एक छोटे से बच्चे के मोबाइल, आप हाथ में मोबाइल देते हैं, आप कहते हैं कि कैसे इसने इस्तेमाल करना सीख लिया, और वो आप 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद देखेंगे कि ही इज आप समझ लें कि मास्टर इन इट, वो सब कुछ खोल लेगा। इट्स जस्ट अ डोर जो कि जिसके पीछे देयर इज नथिंग, और उसको ओपन करेंगे तो एवरीथिंग इज देयर। तो एसेस अगर एक चीज की मिल जाती है तो यू कैंट से कि अब आगे नहीं मिलेगा, वो उससे आगे ही बढ़ेगा। और डीलर्स ही उनको बता रहे होते हैं कि ये नहीं तो इससे बड़ी चीज, ये नहीं तो इससे बड़ी चीज, ये इफेक्ट नहीं आ रहा तो ये चीज ट्राई कर लो, एंड दैट्स दे विल डू इट। सबसे अच्छा नशा मर्द कौन सा समझता है कि यार ये एक्सट्रीम लेवल का नशा है? आजकल की मैं अगर बात करूं तो दैट इज आइस, एम्फेटामीन का इस्तेमाल, क्योंकि वो इंस्टेंट बज देता है, उससे 72 आवर्स आपकी स्लीप खत्म हो जाती है। 72 घंटे नींद नहीं आती, तो ये दिमाग के न्यूरॉन्स तो तबाह बर्बाद होते हैं। आप देखिए, बस वो इंस्टेंट मजे के चक्कर में दे विल डू इट, और उसके बाद का जो फिर हशर होता है, फिर जो साइकोसिस एक्टिव होता है, फिर जो नफ्सियाती मसाइल स्टार्ट होते हैं, ये लोग कत्ल भी कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, आइस के साथ आई विल से कि ओवर्ट एग्रेशन इज वेरी कॉमन, और उसमें कभी भी यूज करने वाला खुद को कुछ नहीं कहेगा, वो खुद को हमेशा सिंपैथाइज करेगा, लेकिन सामने वाले को वो नहीं छोड़ेगा। वो कोई भी है, कोई भी रिश्ता है, हम कहते हैं शायद माँ का लिहाज कर लेगा, बीवी का लिहाज कर लेगा, बच्चे का लिहाज कर लेगा, उसके अंदर किसी के अंदर। देखिए, वो डर ही तो नहीं होता। अब वो जब नशा कर रहा है, वो प्लेयर आ रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है, उसको वो चीज फील ही नहीं हो रही, उसको वो रिलेशन की नाजुकपन फील ही नहीं हो रहा। तो वो जब अच्छा, मैंने ऐसे रिश्ते भी देखे हैं जिसमें मर्द हस्बैंड नशा नहीं करता, औरत नशे पे लगती है, ये क्यों होता है?
देखिए मैंने भी जैसे बताया ना कि औरत को समटाइम्स एस्केप रूट चाहिए होता है, और औरत में एम्फेटामीन नाउअडेज हमें रिपोर्ट हो रहा है, हमारे फीमेल सेटअप में काफी पेशेंट्स एम्फेटामीन के आ रहे हैं, बट इससे पहले ऐसे था कि इंजेक्शंस के साथ पेशेंट्स आते थे जिनको सिर्फ रिलीफ चाहिए होता था, जिनको सिर्फ रिलैक्सेशन चाहिए होती थी। तो वो आप वाली बात है कि वो इंजेक्शंस के ऊपर, नींद की गोलियों के ऊपर, बेंजोडाइजेपिन्स के ऊपर, उसके ऊपर वो ज्यादा कॉमनली चली जाती है क्योंकि उनको रिलीफ चाहिए होता है। उनको वक्ती स्ट्रेस से रिलीफ के लिए बेहतर यही लगता है कि अगर हम अपने आप को बेंजोस के ऊपर ले जाएंगे तो हमें रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, मुझे ये बताएं कि मर्द नशा छोड़ने में आसान करते हैं या औरत आसान करती है नशा जब छोड़ना होता है? मैं आपको बताऊं कि मेल्स के लिए छोड़ना इज क्वाइट इजी, फीमेल्स के लिए छोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट। मर्द क्योंकि असाब का मजबूत है, फैसले का पक्का है, इस वजह से, या कोई और वजह? देखिए असाब के अंदर भी आता है, औरत के अंदर देखिए जैसे मैंने कहा ना कि दे आर इमोशनली वेरी मच अटैच्ड, ठीक है, तो वो स्टार्ट में एक स्टेप उठाने के लिए भी बहुत बार सोचेगी कि मुझे करना है कि नहीं करना, बट व्हेन शी टुक दैट स्टेप फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, फिर वो नहीं देखेगी पीछे बाप है, भाई है, बेटा है, माँ है, बाप है, वो रिश्ते समझ लेके खत्म करके बाहर, ये मोहब्बत हो या कुछ भी हो, ये सब कुछ एक ऐसा है, कुछ भी है, कुछ भी हो, किसी के लिए भी हो। एंड लिटरली हमारे पास जब फीमेल्स आती हैं तो वो सिर्फ ड्रग एडिक्शन के साथ नहीं आती, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के साथ, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सेक्सुअल हिस्ट्रीज के साथ भी आती हैं। तो दैट इज वेरी अलार्मिंग, दैट इज वेरी अलार्मिंग। जिसने जिधर चाहा यूज कर लिया, नशे की सूरत में, ब्लैकमेलिंग की सूरत में, कुछ भी। बिल्कुल। आप अगर सादा लफ्जों में बोलें और बिला झिझक बोलिएगा, क्या ऐसी औरत फिर घर बनाने के काबिल नहीं रहती? देखिए वो अच्छी माँ नहीं, अच्छी बीवी नहीं, अच्छी बेटी नहीं, तो फिर वो क्या माशरे के लिए नासूर हो जाती है? स्ट्रेट पे बोलिए क्योंकि बहुत सारी खवातीन सुन भी रही हैं। देखिए नासूर मैं ये कहूंगी कि एट टाइम्स तो हो जाएगी, एट टाइम्स जब ऐसी औरत को कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट, व्हेन इट कम्स टू इलाज, क्योंकि एडिक्शन बीमारी भी है, करने वाला बाय चॉइस कर रहा है, लेकिन व्हेन शी गॉट इनटू ट्रीटमेंट, प्रॉपर इलाज होगा तो देन इट्स पॉसिबल कि वो दोबारा चांसेस आर देयर कि वो अपनी रिकवरी को अगर मेंटेन कर लेगी तो वो कर सकेगी। तो क्या फिर ये औरतें दोबारा नशे की तरफ नहीं जाएंगी या चली जाती? रिलैप्सेस देयर, रिलैप्सेस देयर, देखिए हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। माशरे के अंदर कहीं भी उसके ऊपर प्रॉब्लम आई, एंजाइटी आया, डिप्रेशन आया, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना मियाँ बीवी के रिलेशंस में वो अप्स एंड डाउन आते हैं, वो शायद किसी रिलेशन में नहीं जाते। सुबह आप महबूबा कह रहे होते हैं और शाम को उसको आप समझ होते हो कि दुनिया की क्या मैंने अजाब गले में डाला हुआ। तो ये जो है वो जो अजाब के वक्त उसको तो फिर नशा ही लगेगा कि उसके पास एक सहारा है, तो क्या वो दोबारा उधर जाएगी? देखिए चांसेस आर देयर, लाइफ इज नॉट सो इजी, इट्स अ बम्पी रोड जिसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयां भी हैं, मजे भी हैं, तकलीफें भी हैं, आसानियां भी हैं, सब है। आसानियों के टाइम में तो ऑब्वियसली इट्स देयर, बट व्हेन इट कम्स टू डिफिकल्ट टाइम, तो अगर कोपिंग स्किल्स स्ट्रांग नहीं होंगे, अगर मैनेजेबिलिटी स्ट्रांग नहीं होगी, तो चांसेस आर देयर कि वो दोबारा रिलैप्स की तरफ जा सकती है। तो इट्स वेरी क्लियर। अच्छा मुझे ये बताएं कि नशा अमूमी तौर पे शुरू कहाँ से होता है? मजे के, मैं इंस्टेंट रिलीफ, बस आपको ये लगता है कि शायद मैं खत्म हो रहा हूँ और मुझे कोई शॉर्टकट चाहिए, मुझे कोई ऐसा हल बता दो कि जिससे मैं सेकंड्स में ठीक हो जाऊं या मिनटों में ठीक हो जाऊं, और वो बस आपको मेरा नहीं ख्याल कि किसी और भी चीज से मिल सकता है, तो दैट इज ड्रग। ठीक है, और आप क्या समझती हैं कि कोई ऐसी जिंदगी में आपके सामने मिसाल है कि जो नशा लेने से लोगों की जिंदगी बदल गई हो? अच्छे तरीके से तो कभी नहीं बदली, बुरे तरीके से बदली। अच्छे तरीके से कभी भी नहीं बदली। वक्ती फायदा जरूर मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो कभी भी इसका फायदा नहीं हुआ, इसके नुकसान। ठीक है, हमारे माशरे के अंदर हम नशा आवर शख्स को तो बुरा समझते हैं, लेकिन उसके पूरे माशरे को बुरा समझना शुरू हो जाते हैं। कोई ये कह रहा होता है कि ये माँ बाप की जो करतूत थे उनकी वजह से है, कोई कहता है द प्योर हराम कमाना सी, कोई कह रहा होता है कि यार ये जो फलां शख्स था ना वो उसकी औलाद है और ये मतलब थे, इन्होंने फलां जगह औरत के साथ ज्यादती की थी। क्या ये वाक़यतन फैमिली की, माँ बाप की या किसी की बदवा लगी हुई शख्स नशे की तरफ जाता है, या ये भी माशरे की एक ऐसी नॉर्मल सी बीमारी है? इतना ज़्यादा लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। देखिए इसको कभी भी हम नॉर्मल तो कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपने स्टिग्मेटाइजेशन की बात की वो तो है, सोशल प्रेशर है, स्टिग्मेटाइजेशन है, ये सब कुछ यहाँ पर है। लेकिन अगर हम देखें कि नासूर है या एनवायरमेंटल इफेक्ट है, तो दैट इज ऑलवेज देयर, दैट इज ऑलवेज देयर। अच्छा मुझे मतलब अगर आपसे सादे लफ्जों में पूछना है, कितने मंथ का कोर्स है और क्या वाक़यतन जान छूट सकती है? 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने? क्या एक नया शख्स दोबारा बाहर निकल आता है? क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर नशे में लोग जाते
आते हैं और आप लोग बड़ी अच्छी शेव कर रहे होते हैं, उसको नए कपड़े पहना रहे होते हैं, उसको वो सर्जिकल जो आपका ड्रेस होता है वो भी पहना देते हैं, जो डॉक्टर का तो सर्जिकल होता है, आपको कुछ और नाम होगा, वो पहना देते हैं आप उसको कहते हैं रीहैब ड्रेस जो है, आप उसको वो पहना देते हैं, खाने खिला रहे हैं आप उसको, वो रैकेट्स खेल रहा है, लूडो खेल रहा है, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा है, क्या वो जब बाहर निकलता है तो वो बस ठीक हुआ होता है? बिल्कुल ठीक हुआ होता है। देखिए जो हमारा ट्रीटमेंट प्लान है दैट इज 90 to 120 डेज। अब इट्स अ प्रोसेस, एक दिन की गेम नहीं है, क्योंकि रिहैब जो है रिहेबिलिटेशन है तो इंस्टेंटली एट स्टार्ट डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। इनिशियली पेशेंट एंटर होगा ट्रीटमेंट के अंदर, इनिशियल विड्रॉल्स की मैनेजमेंट होगी, जब इनिशियल विड्रॉल्स की मैनेजमेंट हो जाएगी तो रिहेबिलिटेशन फेज के अंदर वो एंटर हो जाएगा। उसमें देयर आर डिफरेंट थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, अभी आपने बात की वोकेशनल एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, वो है। देखिए ये एक इंसान को हमने होलसम ट्रीट करना है, उसके सिर्फ फिजियोलॉजिकल चीज़ों को हमने नहीं देखना, साइकोलॉजिकल चीज़ों को नहीं देखना, उसकी पूरी रूटीन को देखना है, उसके पूरे बिहेवियर्स को देखना है, उसकी पूरी पर्सनालिटी को मॉडिफाई करना है। और यू आर वेरी राइट कि जब वो यहाँ से जाएगा तो यहाँ से जाने के बाद वो वाकई ही फैमिली को एक नया इंसान नज़र आता है और फैमिली बहुत खुश भी होती है और ये फीडबैक भी सुनने को मिलता है। और आप यहाँ से जाने के बाद काफ़ी अच्छा, बहुत से पेशेंट्स से हमें रिपोर्ट होता है कि रिकवरी जो है रेशियो वो बहुत अच्छा है, रिकवरी बहुत अच्छी मेंटेन की हुई है। आपस में इसको मेंटेन भी एग्जैक्टली। अच्छा, अगर लोग इस्लाम की तरफ आ जाएं, दाढ़ी मर्द रख ले, नमाजें पढ़ना शुरू हो जाए, तो क्या ये चीज़ हेल्प आउट होती है उसको इस माशरे के अंदर, या फिर वो दाढ़ी रख के भी नशे की तरफ दोबारा जा सकता है? स्पिरिचुअल कनेक्टेडनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी आपने हमारे रिहेबिलिटेशन प्रोसेस की बात की तो उसके अंदर एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होता है जिसमें इनको थोड़ा सा दीन के करीब लाने की कोशिश की जाती है और वो काफ़ी हेल्प आउट करती है। और ऑब्वियसली इट्स आवर होल बिलीफ भी कि जब आप कनेक्टेड हो जाते हो अल्लाह मियां के साथ तो ऑब्वियसली फिर आपको रिलैक्सेशन आप जब भी मोटिवेट हो गए, आपकी रूह ने आपको कह दिया। एक बड़ा अजीब क्वेश्चन है आपसे और मैं माजरत के साथ ये कर भी रहा हूँ। मैंने एक जोड़ी का इंटरव्यू किया था, वो दोनों रिहैब से रिकवर होकर आए थे, मियाँ बीवी दोनों थे। मैंने उनसे पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या हुई? उनके 2 बच्चे थे और उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारा फिजिकल रिलेशन जो था वो बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, उससे पहले हम नशा लेते थे ताकि हम दोनों जो है वो एंजॉय कर सकें, और फिर करते करते ये नशा हमने फिर दिन में लेना शुरू कर दिया विदाउट रिलेशन। क्या आपके पास भी ऐसा कोई जोड़ा आया? और क्या इस तरह के भी लोग होते हैं कि जो किसी चीज़ को, यानी मर्द जो है वो प्लेयर लेने के लिए, औरत प्लेयर लेने के लिए इस तरह का नशा शुरू किया हो उन्होंने मजाक मजाक में, और फिर उनकी ज़िंदगी में वो बाले जान बन गया हो? यू आर वेरी राइट। हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं जो रिकवरी के ऊपर बहुत कॉशियसली वर्कआउट कर रहे होते हैं और जब रिकवरी में उनको इस तरह के इश्यूज आते हैं तो दे डेफिनेटली अप्रोच टू अस, वो हमें बताते हैं और ये इशू रिपोर्ट करते हैं। क्योंकि देखें एम्फेटामीन की जहाँ तक बात है, जहाँ पे ओपियोइड्स की बात है, हेरोइन की बात है, तो दोनों ड्रग्स के साथ ये चीज़ होती है। क्योंकि वो यूज़ कर रहे होते हैं, अब नेचुरली चीज़ को स्टिमुलेट कर रहे हैं, अब वो जिस माइंडसेट के साथ हैं, जिस अप्रोच के साथ हैं, ऑब्वियसली स्टिमुलेशन वहाँ पर हो रही है, वो हेल्प आउट कर रही है, वो उनको हेल्प आउट कर रही है। व्हेन इट कम्स टू रिकवरी तो देखिए रिकवरी इज ऑलवेज वेरी बोरिंग, तो वहाँ पे उनको ये इश्यूज फेस करने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं रिलैप्स होने की भी रीज़न ये होती है। लेकिन अगेन वहाँ पे ये चीज़ बताई जाती है कि ये चीज़ इतनी बुरी है तो देयर इज ऑलवेज अ वे आउट, हमेशा दूसरा वे आउट होता है, मेडिकल अप्रोच होती है, आप हेल्प सीख करें। तो बजाय इसके कि आप रिलैप्स होने की बजाय आप किसी मेडिकेशन के ऊपर जा सकते हैं, आप किसी और चीज़ के ऊपर जा सकते हैं, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू जस्ट गेट नॉर्मलाइज विद इट। ठीक है, तो ये इशू काफी हमें रिपोर्ट होता है। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा मर्द आया हो आपके पास खातून लेकर और उसने कहा हो आप मुझे वो केस डिस्कस करना चाहें कि ये मेरी बीवी है या मेरी बहन है, तो आप प्लीज़ खुदारा इसको ठीक कर दें, ये मेरे घर में किसी को बात नहीं पता, ये सिर्फ मुझे और इसे पता है और हम ये चाहते हैं कि ये इशू सॉर्ट आउट हो जाए? कोई आया ऐसा आपके पास? आते हैं। मैं बताऊँ कि हमारी फील्ड इज़ वेरी सेंसिटिव। यहाँ पे ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि समटाइम्स हम ओपनली डिस्कस करना भी मायूब समझते हैं। तो इस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं और बहुत सीक्रेसी के साथ आते हैं, बल्कि ज्यादा केसेस में ये होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करें, किसी को ना पता चले। हमारे घर में सिर्फ 2 लोग हैं जिनको पता है कि ट्रीटमेंट में एनरोल हो रहे हैं और होल ट्रीटमेंट में बताया ये जाता है घर वालों को कहीं और गए हुए हैं, और फिर जहाँ पर वो ट्रीटमेंट में एनरोल होते हैं और यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद ऑब्वियसली विद हेल्दी जब उसको लेके जा रहे होते हैं तो बहुत अच्छे से फिर लेके जाते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा। अच्छा, अमूमी तौर पर मैंने देखा बड़ी प्यारी बच्ची होगी, सोहनी बच्ची होगी, बड़ा प्यारा बच्चा होगा, हाइटेड और बड़ा अच्छा बच्चा होगा, ये वो वाले लोग ड्रग
ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि गरीबों के बच्चे या गरीबों के बच्चे भी होते हैं होंगे। ये जो प्यारे वाला और अमीर का कंपैरिजन है, ये मुझे बताएं कि आप अगर अपनी इर्द गिर्द देखती हैं केसेस, इनमें ज़्यादा क्या सोनाओं का और पैसों वालों की आते हैं केसेस वगैरह, या इसमें ज़्यादा गरीबों के बच्चे हैं? देखिए, इस तरह तो हम लेबलाइज नहीं कर सकते कि गरीब है या अमीर है, लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें तो मैं कहूँगी कि अब ये चीज़ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पे आ गई है। लोअर मिडिल क्लास का नहीं है? लोअर मिडिल क्लास पे वो लोग हैं जो स्ट्रीट ड्रग्स के ऊपर आते हैं, जिनको प्यारा दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में सोशल इनसिक्योरिटीज आती हैं, पर्सनल इनसिक्योरिटीज होती हैं, और खुद को अच्छा दिखाने के लिए उस एक जो बर्गर ग्रुप है उस तक अप्रोच करने के लिए दे विल ऑप्ट दोज वेज। टोनन हैरी को मैं कल पढ़ा था, उन्होंने कहा कि आप भूखे हो जाएं, आपको ना डिप्रेशन होगा ना आप ड्रग्स की तरफ जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि भूखे कैसे होना है, हमेशा अपने बिजनेस टारगेट रखें, सोशल टारगेट रखें, गाड़ी छोटी है तो बड़ी की तरफ जाएं, सेहत अच्छी है तो मतलब और अच्छी की तरफ जाएं। यही बात है। आप इतने भूखे हो जाएं कि लोग आपको समझें कि ये लालची है, और आपकी उस लालच में आप और किसी का फायदा करें ना करें, अपना फायदा बहुत करते जाएंगे। आपने कभी किसी को ये मशवरा दिया कि देखो तुम अभी बिल्कुल स्टार्ट एज में हो, स्टार्ट तुम्हारा ड्रग्स है, शुक्र है तुम आ भी गए हो, अब मैं तुम्हें गोल दे के भेजती हूँ, तुम इतने कमाना, मतलब मोटिवेट करने के आफ्टर दी होम, मुझे लगता है कि उसका असल सब्जेक्ट तब शुरू है जब दोबारा उस शख्स का टकराव होगा उसके साथ, जब वो दोबारा महल्ले का वो पोल्ट्री चरस वाला उसके साथ जा रहा होगा और उसके इर्द गिर्द वो नशा घूम रहा होगा, और वो देन उसने वहां पे अपने आप को कंट्रोल करना है, और वो खुद ना चाहे तो दुनिया का कोई रुकावट उसको नहीं कर सकती। तो मुझे ये बताएं कि कभी इस तरह भी मोटिवेट किया किसी को आपने कि शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब उसको सुहाने से सपनों में ग्रीन बाग में आप छोड़ के आई हो? देखिए, ग्रीन बाग में छोड़ना बहुत जरूरी है, गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। उससे भी पहले मैं उनसे कहती हूँ कि बी सेल्फिश विद योरसेल्फ। हाँ, सेल्फ लव। लोग कहते हैं ना, हमारे पास यूजुअली जो, जैसे भी आपने शुरू में भी बात की थी कि प्यार में या फिर किसी और के चक्कर में दे विल डू इट, तो वो इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैंने कहा कभी ये इमोशंस अपने ऊपर आपने इन्वेस्ट किए, अपने ही इमोशंस अपने ऊपर इन्वेस्ट करके देखिए, अपने आप से प्यार करके देखिए, कभी ये सोचा कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ? तो ये वाली अप्रोच तो हम लाजमी रखते हैं, और इसी तरह ही उनकी काउंसलिंग करके उन्हें भेजा जाता है कि अपने ऊपर काम करो, अपने आप से प्यार करो, अपने गोल सेट करो, अपने टास्क बनाओ, अपनी चीजों को देखो, बी सेल्फिश। जब तक खुद के साथ सेल्फिश नहीं होगे तो आप रिकवरी मेंटेन नहीं कर पाओगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसी की रिकवरी करते करते हुए, ऑब्वियसली आप मैरिड हैं और आप एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन किसी ने कहा हो कि मैडम आप मेरे से शादी कर लें, आप एक अच्छी हैं, मुझे आपसे प्यार हो गया, और आपने कहा हो कि आया कि मथे लग गया, होता है ऐसे? देखिए, इस तरह की चीज आ जाती है, लेकिन इसमें मैं साइकोलॉजी का एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि इसमें हमारा ट्रांसफरेंस का और काउंटर ट्रांसफरेंस का कॉन्सेप्ट होता है। ट्रांसफरेंस इज समथिंग कि जब पेशेंट्स की इस तरह की फीलिंग्स आपके ऊपर आ जाए, एंड काउंटर ट्रांसफरेंस की कभी कभी हमारी भी आ सकती है कि थेरेपिस्ट की भी इस तरह की फीलिंग्स, उनको भी कोई अच्छा लग सकता है, ठीक है, थेरेपिस्ट की भी डेवलप हो जाए। बट ऑब्वियसली इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि जहां पे इस तरह का आपको क्लिक हो कि इस तरह की चीजें हैं, तो वहीं पे आपने उस चीज को कट डाउन कर देना है। यहाँ पे मैं ड्रग एडिक्शन पेशेंट की नहीं, हमारे एक साइकोटिक पेशेंट्स थे, अब तो डिस्चार्ज हो गए हैं, तो ही यूज्ड टू से समथिंग लाइक दिस कि मैडम आज तो आप बहुत अच्छी लग रही है, मैडम दिस ड्रेस लुक्स वेरी गुड ऑन यू, मैडम आप प्लीज 5 मिनट मेरे से आके बात कर ले। तो वो ये चीज आपको सुनने को मिलती है। और ये मतलब ये क्या एक साइकोलॉजिस्ट के लिए या एक थेरेपिस्ट के लिए क्लियर मूवमेंट होता है, या उसको लगता है वो है ये तो गले ना पड़ जाए? नहीं, देखिए, शायद एट स्टार्ट जिसके करियर का बहुत स्टार्ट होगा उसके लिए शायद ये चीज उसको बहुत ऑड लगेगी कि पता नहीं क्यों उसने ये कह दिया, वाई, और अब ये कह दिया तो मुझे से केटर कैसे करना है। बट व्हेन इट कम्स कि आप विद एक्सपीरियंस ऑब्वियसली इस चीज को लर्न कर लेते हो कि आपने उसको बिना लाइटर वे कैसे केटर करना है, तो केटर हो जाता है फिर। और मुझे ये बताएं कि कोई पढ़ा लिखा तो चले बंदा आपकी बात समझ रहा होगा, कोई बिल्कुल पेंडू, बिल्कुल जो है पढ़ा लिखा नहीं, वो उसकी अंडर मैट्रिक या सेकेंडरी भी नहीं गया, अगर इस तरह का पेशेंट आ गया और उसकी हिस्ट्री भी 15 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, और उसको खुद लगता है कि अब मुझे दोबारा सही हो जाना चाहिए, ऐसे पेशेंट को टैकल करना या 3-4 महीने वालों को क्या सेम होता है सब कुछ, या पुराना जितना मर्ज होगा या पुराना जितना एडिक्ट होगा उसको उस तरह लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा? देखिए, हर बीमारी में ऐसा है कि बीमारी जितनी पुरानी होगी उसकी हैंडलिंग, उसकी डीलिंग, उसकी मैनेजमेंट, उसकी रिकवरी उतनी टाइम टेकिंग होगी। सेम हैपेंस विद दिस कि बीमारी जितनी क्रॉनिक है, जितनी उसके ऊपर
टाइम, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज जितना ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी रिकवरी में टाइम लगता है। फिर डिपेंड्स पेशेंट, ऑब्वियसली इंडिविजुअल डिफरेंस भी होता है। कुछ पेशेंट्स की ऑब्वियसली इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, कुछ पेशेंट्स की इम्यूनिटी वीक होती है, तो उस हिसाब से किसी में हमें जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाता है, किसी में हमें डिले रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये वेरी करता है और इसके ऊपर क्रॉनिसिटी का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है। और जैसे आपने एजुकेशन की बात की, कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, यहाँ पे मैं एक छोटी सी मिसाल इस तरह दूंगी कि एक पेशेंट हमारे पास आया जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल, लेकिन जब वो ग्रुप सेशंस के अंदर बैठा, साइको एजुकेशन ली, जब फैमिली मीटिंग हुई तो फैमिली हैरान हो गई कि इसने उर्दू बोलना कहाँ से सीख ली। तो कहते इसने उर्दू कहाँ से। मेरा आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैंने दोबारा खत्म करना है कि एक पेशेंट को मैं जानता हूँ, वो 6 महीने सही होता है, उसकी सेहत, उसका रोटी कपड़ा, उठना बैठना सब हमें नजर आता है, लेकिन वो 3-4-5 महीने फिर वही हो जाता है। वो अपना रिहैब खुद है, वो छोड़ देता है, वो पकड़ लेता है। पर मेरी उससे तकरीबन 3-4 महीने पहले एक बात हुई, मैं गुजर रहा था तो उसने मुझे कहा कि वो मतलब एक किस्म का मेरे साथ बड़ा फ्रेंडली बिहेव करता है। क्या पंजाबी में मुझे कहता है कि मल्लू जी एक सिगरेट नहीं डब्बी तो मरवाओ। मैंने उसको मतलब रात का वक्त था तो मैंने कहा चलो उससे 10 मिनट गप मारता हूँ, तो मैंने ले दी उसे। और फिर जब मैंने उसको लेके दी तो फिर ऑब्वियसली जब आप लेके देते हो तो वो फिर उनकी मोहब्बत का मेवर आप ही होते हो, तो फिर आप उनसे जो निकलवाना चाहो निकलवाते हो। यही बात है। मैंने उसे पूछा कि तुम क्यों करते हो, जब रुक सकते हो तो रुकते क्यों नहीं हो, ये कितनी तुम अजीब लाइफ जीते हो। 6 महीने पहले मैं तुम्हें मिला हूँ, मैंने तुम्हें बुलाया, बिठाया, हमने खाना खाया, तुमने कहा नहीं जी मैंने सिगरेट छोड़ दी। जब मैंने पूछा कि कोई पैसे शैसे चाहिए, तुमने कहा नहीं मैं मजदूरी कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है साहब, अब नमाज अल्लाह रोजा कर रहा हूँ। फिर क्या हो गया? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें आए मैं शायद मतलब जवाब बड़े अच्छे दिए, लेकिन मेरे हाल में जवाब नहीं था। ऐसे लोग कौन से होते हैं? उसको कम से कम मुझे लगता है 30 साल पुराना उसका नशा है, बट वो सरवाइव भी कर रहा है। मुझे लगता है कि दुनिया का जो एक्सट्रीम नशा होगा ना, मैंने उसके सामने उसका नाम लूँ तो वो 1 सेकंड के अंदर मुझे बताएगा कि ये ऐसे होता है। और उसकी खुराक, लोग कहते हैं जी नशे के साथ खुराक अच्छी होनी चाहिए, कोई खुराक उसकी अच्छी नहीं है। कोई भी कुछ भी खाना देगा वो खा लेगा। जुमरात पे, 11वीं 12वीं पे, दरबार पे, मोहल्ले में खड़ा होकर किसी के घर में कोई वो क्या कहते हैं खत्म कुरान है या किसी की शादी है, कोई काम करवा देगा, मतलब इस तरह की उसकी खुराक है। आप मुझे बताएं कि ऐसे पेशेंट लंबी उम्र कैसे जीते हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि वो छोड़ कैसे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं हमेशा जब ये वाला क्वेश्चन मेरे से होता है तो मैं एक दूसरा सवाल ये पूछती हूँ कि उसने एक नशा छोड़ा होगा, सारे नहीं छोड़े होंगे। हाँ, सिगरेट वो पड़ता है, पीता रहता है। और अच्छा वो मुझे ये भी बताता है कि जब वो साफ कंडीशन में था तब भी उसने बताया था कि मैं कभी कभार चरस पी लेता हूँ। यही बात वो मतलब मेरा बिल्कुल दिमाग बिल्कुल क्रैक हो जाए ना तो मैं फिर इसलिए पी लेता हूँ कि मुझे वो जैसे कहता है ना वो तिनके का सहारा, तो मुझे कहता है कि तिनका। हमने उसको पाउडर खुद लेते देखा है, हेरोइन शेरोइन या जो कुछ क्या बोलते हैं उसे, इंजेक्शन लगाते हैं, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा वो। लेकिन वो बंदा चरस थे और फिर आखिरी 3-4 महीने दे जस्ट स्टार्ट कि मैंने सिर्फ सिगरेट पिया। फिर ये कैसे पॉसिबल होता है? देखिए इस पे ये होता है कि जैसे भी आपने आइस की बात की, हेरोइन की बात की, पाउडर की बात की, वो एक ड्रग को छोड़ेगा लेकिन साथ में अल्टरनेट कुछ और कर रहा होगा क्योंकि बॉडी को चाहिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो लेवल ऑफ जो ड्रग यूजेज वो कर रहा था वो नहीं चाहिए होगा, लेकिन वो 50-70% बॉडी को दे देगा। इसको हम कहते हैं स्लोली टेपरिंग ऑफ। तो स्लोली टेपर वो कर रहा है और उसको शायद वो टैक्टिक पता है कि मुझे स्लोली टेपर किस तरह करनी है। वो बड़ी चीज से खुद को छोटी चीज पे लाता है और फिर करते 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 स्लोली ग्रेजुअली कम करेगा, लेकिन एट लास्ट भी वो मुकम्मल नहीं छोड़ेगा, कुछ ना कुछ साथ में एक चीज कर रहा होगा। कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि खुराक ये नहीं है, लेकिन ऐसा होगा कि वो अपना मील लाजमी ले रहा होगा और उसका चॉइस ऑफ जो मील होगा या क्वांटिटी ऑफ फूड होगा वो कुछ ना कुछ लाजमी ऐसा होगा जिसने उसकी हेल्थ को मेंटेन रखा होगा, अदरवाइज न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी लाजमी होती है। ठीक है, अब इसको हम खत्म करते हैं, मतलब इसमें हम आते हैं वाइंड अप की जानिब। अब आपने 2-3 चीज़ों को मुझे मिक्स बताना है। नंबर 1 चीज़ जो मेरे माइंड में आती है कि हम सोचते हैं सारे कि नशा बुरी चीज़ है। एक लड़की है या लड़का है, वो सोचते हैं कि भाई आज के बाद मैंने नशा नहीं करना। ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसके दिमाग के अंदर रखी जाए कि आज के बाद भाई मैं नशा नहीं करूँगा या करूँगी, और वो उसके बाद इस नशे की तरफ ना जाए। तो एक ऐसा लफ्ज़, कंसेप्ट, कोई ऐसी सोच है तो वो बताएं। इसी के साथ आप ऐड ऑन एक और चीज़ कर लें कि अगर वो 30 दिन प्रैक्टिस करे घर में अकेले रहने की, 25 दिन करे, 20 दिन, महीना, कितने टाइम में वो पक्का हो जाएगा कि मैंने इतने टाइम नशा इस्तेमाल ना किया, तो एटलीस्ट मेरी जो ना रिहर्सल्स मुकम्मल हो जाएंगी, उसके बाद मैं नशे की तरफ नहीं जाऊंगा। अच्छा, इसमें ना मैं 2 चीजें कहूंगी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, प्रायोरिटीज।
आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है, ठीक है। आपने प्रायोरिटाइज किसको किया है, अपने आप को किया है, अपनी हेल्थ को किया है, अपनी इंप्रूवमेंट को किया है, अपनी रिकवरी को किया है। ठीक है। अगर प्रायोरिटी में ये चीजें हैं तो डेफिनेटली आप रिकवरी को मेंटेन करेंगे। सेकेंडली, रीलर्निंग एंड अनलर्निंग ऑफ बैड हैबिट्स। अनलर्निंग होगी बैड हैबिट्स की और न्यू लर्निंग होगी न्यू हैबिट्स की। और नेचुरली ये ह्यूमन एक वो चीज है कि आप 30 डेज के अंदर एक न्यू हैबिट, नई आदत को ऑप्ट कर लेते हो। सिंपल सी मिसाल इस तरह की है कि छोटे से बच्चे को आप टीथ ब्रश करना सिखाते हो वॉशरूम में ले जाके, लेकिन उसके बाद वो ऑटो उसके ऊपर लर्न कर लेता है, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती रोज। सेम गोज फॉर टॉयलेट ट्रेनिंग ऑफ द चिल्ड्रन। लेकिन सेम इसी तरह आप जब न्यू लर्निंग हैबिट के ऊपर आते हो तो आपने कॉशियसली 30 दिन सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, चाहे आपका दिल कर रहा है चाहे आपका दिल नहीं कर रहा। अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर रूटीन और फिर आप इवेंचुअली उस चीज को ऑप्ट कर लोगे और आगे ले चलोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यकीनन माशरे का वो बेहतरीन चेहरा हैं और हीरोज़ हैं जो लोगों को नशे से दूर करते हैं। अल्लाह करीम आसानी फरमाए। और एंटी नारकोटिक्स हो या कोई भी माशरे का छोटा छोटा जो हमारे लोग किरदार अदा करते हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग होते थे तो किसी का बच्चा कोने में अकेले खड़ा होता था ना, तो वो पूछते थे कि भाई किधर खड़े हो आज। हमें आज भी उसी चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। मोहल्ले के अंदर, माशरे के अंदर, घर के अंदर वालिदैन सोशल मीडिया पे टाइम कम दें, अपने बच्चों की तरबियत पे ज़्यादा टाइम दें, उनको अकेला मत छोड़ें ताकि वो किसी भी लानत की तरफ मत जाएँ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में दोबारा हाजिर करेंगे तो अल्लाह ने के बाद।